डिबेट में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को जो चुनाव होने जा रहा है वो शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। शेख हसीना का 15 साल का राज एक नाटकीय अंत पर पहुंचा और अब देश पहली बार उनके बिना राष्ट्रीय चुनाव देख रहा है। अवामी लीग पर पाबंदी है और इस खालीपन को भरने के लिए दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। बिल्कुल। और यहीं पर आज की हमारी चर्चा का असली सवाल टिका है। मतलब सवाल ये है कि इस नाजुक मोड़ पर बांग्लादेश के लिए बेहतर क्या है? क्या स्थापित लेकिन विवादों में घिरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सत्ता में वापसी देश और इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाएगी, या फिर जमाते इस्लामी और छात्रों की नई पार्टियों का गठबंधन जो युवाओं के गुस्से से पैदा हुआ है बांग्लादेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? आज मैं इसी पक्ष में बात करूंगा कि बीएनपी का अनुभव ही बांग्लादेश को इस मुश्किल दौर से निकाल सकता है और यही एक व्यावहारिक रास्ता है। और मैं ये तर्क दूंगी कि आप जिसे बदलाव का खतरा समझ रहे हैं असल में वही बांग्लादेश की नई हकीकत है, और जमात के नेतृत्व वाला गठबंधन इसी नई जमीनी सच्चाई को दिखाता है। देखिए, सीधी सी बात है, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है। अर्थव्यवस्था डामाडोल है, समाज में बेचैनी है और आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में देश को चलाने के लिए कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक तजुर्बेकार हाथ चाहिए। बीएनपी के पास सालों का शासन का अनुभव है। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद वापस आए हैं और उनके आने से पार्टी में एक नई जान आ गई है। उनका बांग्लादेश फर्स्ट का नारा वो सीधे तौर पर उन लोगों से जुड़ता है जो महंगाई और राजनीतिक अनिश्चितता से तंग आ चुके हैं। वो परिवारों को आर्थिक मदद देने जैसे ठोस वादे कर रहे हैं और यही आज के वोटर की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप जिसे तजुर्बा कह रहे हैं उसे बहुत से बांग्लादेशी पुराना बोझ मानते हैं। असल में असली जोश, असली बदलाव की लहर तो जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के गठबंधन के साथ है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनाया गया कोई मौका परस्त गठजोड़ नहीं है। ये उस गहरे गुस्से और बेचैनी का नतीजा है जिसने हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। आपको ये समझना होगा कि बांग्लादेश की 40% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इन नौजवानों ने पिछले 15 सालों में ढंग से वोट ही नहीं दिया है। उनका बीएनपी और अवामी लीग दोनों से मोह भंग हो चुका है। एनसीपी सीधे 2024 के छात्र आंदोलन से निकली पार्टी है और जमात का अपना एक मजबूत इस्लामी वोट बैंक है। ये गठबंधन, ये युवा जोश और संगठित धार्मिक आधार का एक ऐसा कॉकटेल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये कॉकटेल स्थिर सरकार दे सकता है? आप युवा जोश की बात कर रही हैं, पर मैं उस गठबंधन के अंदर की दरारों की बात करूंगा। एनसीपी का जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ जाना, ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। इसी वजह से तो तजनुवा जबीन जैसी युवा और सेक्युलर नेताओं ने एनसीपी छोड़ दी। उनका साफ कहना था कि छात्र आंदोलन को एक कट्टरपंथी एजेंडे ने हाईजैक कर लिया है। ये क्या दिखाता है? यही कि एक गठबंधन अंदर से खोखला है और सत्ता में आने से पहले ही टूट रहा है। 1 मिनट, आप इसे दरार कह रहे हैं। मैं इसे एक नए आंदोलन की शुरुआती मुश्किलें कहती हूँ। जब कोई नई राजनीतिक ताकत उभरती है तो ऐसी बहस होती ही है। लेकिन क्या बीएनपी का दामन बिल्कुल साफ है? आप तारिक रहमान की वापसी को एक नई ऊर्जा बता रहे हैं, पर क्या वोटर उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को भूल गए हैं? बीएनपी का पिछला शासनकाल भी तो भ्रष्टाचार और कुशासन के लिए ही जाना जाता था। तो आप मतदाताओं से किस स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं? उस पार्टी से जो पहले ही आजमाई और नाकामयाब हो चुकी है। कम से कम नया गठबंधन तो एक नई व्यवस्था की बात कर रहा है। किस तरह की नई व्यवस्था? जमाते इस्लामी के नेतृत्व में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके सत्ता के करीब आने का मतलब क्या है। हसीना के जाने के फौरन बाद हमने देखा कि कैसे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए। भारत ने भी इस परेशान करने वाले पैटर्न पर बार बार चिंता जताई है। एक ऐसी सरकार जिसके तार सीधे तौर पर एक कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हों, वो बांग्लादेश के सेक्युलर ताने बाने के लिए एक सीधा खतरा है। ये सिर्फ अंदरूनी अस्थिरता नहीं लाएगा बल्कि भारत के साथ रिश्तों में भी जहर घोल देगा। ये एक दिलचस्प बात है कि आप बार बार भारत की चिंताओं पर लौट आते हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश की विदेश नीति सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर तय होगी? आप बीएनपी के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो भारत के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हों। क्या हम भूल गए कि बीएनपी के ही राज में भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा था, बॉर्डर पर हत्याएं बढ़ी थीं
और उत्तर पूर्वी भारत के उग्रवादी गुटों को बांग्लादेश में पनाह देने के आरोप लगे थे। ये कहना कि बीएनपी अचानक से भारत की दोस्त बन जाएगी, ये कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएनपी का रिकॉर्ड बेदाग है, लेकिन आज की भू राजनीतिक हकीकतें अलग हैं। बीएनपी अब समझ चुकी है कि भारत के साथ व्यवहारिक रिश्ते बनाए बिना काम नहीं चल सकता, और भारत ने भी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में अपने विदेश मंत्री को भेजकर ये संकेत दिया है कि वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। यहाँ चुनाव दो परफेक्ट विकल्पों के बीच नहीं है। चुनाव एक जानी पहचानी, सुधार की गुंजाइश वाली पार्टी और एक ऐसे कट्टरपंथी, अनुभवहीन गठबंधन के बीच है जिसका एजेंडा ही अप्रत्याशित है। भारत के लिए अपनी पूर्वी सीमा पर एक ऐसी सरकार जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हों, वो एक बहुत बड़ा सुरक्षा संकट होगा। बीएनपी कम से कम ये खतरा तो पैदा नहीं करती। मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने से चूक रहे हैं। ये बहस कि भारत के लिए कौन बेहतर है, बीएनपी या जमा, अब शायद उतनी मायने ही नहीं रखते। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है, और वो है चीन। बांग्लादेश की विदेश नीति का झुकाव पहले ही बदल रहा है, और ये किसी एक पार्टी के जीतने या हारने से नहीं रुकेगा। अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भी तो चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। चीन बांग्लादेश के बंदरगाहों में, ड्रोन फैक्ट्रियों में, सड़कों और पुलों में मतलब अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। वो बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा एस्केप हैच दे रहा है जो उसे भारत पर निर्भरता से आज़ादी दिलाता है। लेकिन क्या आर्थिक मदद और रणनीतिक निर्भरता एक ही चीज है? चीन का निवेश एक बात है, लेकिन भारत के साथ बांग्लादेश का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रिश्ता कहीं ज्यादा गहरा है। आप ये कह रही हैं कि कोई भी सरकार आए, चीन का प्रभाव बढ़ेगा ही, मैं मानता हूं, लेकिन एक बीएनपी सरकार भारत के सुरक्षा हितों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होगी। वो चीन के साथ आर्थिक रिश्ते रखते हुए भी भारत के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। जमात के नेतृत्व वाली सरकार के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं होगी। उनका झुकाव स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान और चीन की तरफ होगा, जो भारत के लिए एक रणनीतिक दुस्वप्न है। और यहीं पर आप बांग्लादेश के आम वोटर की सोच को गलत समझ रही हैं। आम वोटर भारत या चीन की रणनीतिक चिंताओं के बारे में नहीं सोच रहा है। वो अपनी जेब, अपनी नौकरी और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। जब चीन निवेश लाता है तो नौकरियां पैदा होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ये जमीनी हकीकत है। दूसरी तरफ जमाते एनसीपी गठबंधन सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं कर रहा, वो जुलाई नेशनल चार्टर पर जनमत संग्रह की बात कर रहा है, ताकि प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम किया जा सके, एक 2 सदनीय विधायिका बनाई जा सके। ये हसीना के दौर की तानाशाही वाली प्रवृत्तियों को खत्म करने का एक ठोस प्लान है। ये सुधार की कोशिश है, अस्थिरता की नहीं। कागज पर ये सुधार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या एक ऐसा गठबंधन जिसमें एक तरफ सेक्युलर छात्र हैं और दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात, इन सुधारों को लागू कर पाएगा, या सत्ता में आते ही ये अपने अंदरूनी झगड़ों में ही उलझकर रह जाएगा? मतदाता जो सालों की राजनीतिक अराजकता से थक चुका है, वो ऐसे वादों पर यकीन करेगा या एक ऐसी पार्टी पर जो चाहे जैसी भी हो सरकार चलाना जानती है? मुझे लगता है कि आखिर में वोटर स्थिरता को ही चुनेगा, और स्थिरता का दूसरा नाम फिलहाल बीएनपी ही है। स्थिरता, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार स्थिरता का मतलब होता है ठहराव, पुरानी समस्याओं का बने रहना। बीएनपी की स्थिरता का मतलब है भ्रष्टाचार के पुराने नेटवर्क की वापसी, राजनीतिक वंशावाद का जारी रहना। जमात एनसीपी गठबंधन में भले ही मुश्किलें हों, लेकिन वो एक नई शुरुआत का वादा तो करता है। वो एक ऐसी युवा पीढ़ी की आवाज़ है जो अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है। ये चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं है, ये बांग्लादेश के भविष्य की 2 अलग-अलग तस्वीरों के बीच का चुनाव है। एक अतीत की तरफ देखती है और दूसरी भविष्य की तरफ, चाहे वो भविष्य कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। अंत में अगर हम देखें तो बांग्लादेश के सामने 2 रास्ते साफ हैं। एक रास्ता बीएनपी के साथ एक जानी पहचानी, भले ही चुनौतियों से भरी राजनीतिक व्यवस्था की तरफ लौटता है। ये रास्ता आर्थिक सुधार और शासन के अनुभव का वादा करता है। क्षेत्रीय स्थिरता और भारत जैसे पड़ोसियों के साथ एक व्यावहारिक रिश्ता बनाए रखने का ये सबसे सीधा रास्ता दिखाई देता है। और दूसरा रास्ता एक नए, कह सकते हैं वैचारिक रूप से प्रेरित गठबंधन की ओर जाता है, जिसमें
अनुभव की कमी हो सकती है, लेकिन बदलाव की जबरदस्त ऊर्जा है। यह रास्ता बांग्लादेश की राजनीति को जड़ से बदलने का वादा करता है, लेकिन साथ ही देश को कट्टरता और अप्रत्याशितता के एक ऐसे दौर में भी ले जा सकता है जिसके नतीजे देश और इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। निष्कर्ष में ये चुनाव केवल दो गुटों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक आत्मा के लिए एक संघर्ष है। बीएनपी को चुनना एक तरह से सुरक्षा और पूर्वानुमान को चुनना है, भले ही उसकी अपनी सीमाएं हों। ये एक ऐसा दांव है जो शायद सुरक्षित लगे, लेकिन बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं देता। वही जमात एनसीपी गठबंधन का उदय एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जिसे बाहरी ताकतें नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। ये उस युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं और एक ऐसी आबादी की हताशा को दिखाता है जो अब पुरानी व्यवस्था से तंग आ चुकी है। ये परिणाम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये बांग्लादेश की नई राजनीतिक सच्चाई को दर्शाता है, एक ऐसी सच्चाई जो पुराने समीकरणों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक गतिशीलता से आकार लेगी। बांग्लादेश का 12 फरवरी का फैसला दूरगामी होगा। यह न केवल ये तय करेगा कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, बल्कि यह भी परिभाषित करेगा कि आने वाले वर्षों में ये राष्ट्र के रूप में क्या बनेगा। क्या ये स्थिरता और धीरे धीरे सुधार का मार्ग चुनेगा या एक क्रांतिकारी बदलाव को अपनाएगा? नतीजा जो भी हो, दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस सामग्री में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है।